आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। हम लोगों ने फिगर ऑफ स्पीच को बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिया है, तो प्लेलिस्ट में है, जाकर के आप देख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, फिगर ऑफ स्पीच। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूडेड है। उन्हीं पर बेस्ड हम हर एक जो है ऑप्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। कौन सा पीरियड किस समय में आया है, उसके फेमस ऑथर्स कौन से, राइटर्स कौन से, पोएट कौन से हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग मेंशन करने वाले हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए, है ना। तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला वर्ड है हमारा, आज का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है डियर, कैरोलाइन एज इज कंसर्न विद द रीन ऑफ। अच्छा, कैरोलाइन एज किसके शासनकाल से माना जाता है? तो ये माना जाता है डियर चार्ल्स फर्स्ट के शासनकाल से। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे आप लोग? ऑप्शन यहाँ पर पहला लगाना होगा आपको, चार्ल्स फर्स्ट, है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, चार्ल्स फर्स्ट के ही शासनकाल में ही इसे हम ब्रिटेन की हिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। ये एज इन ब्रिटिश हिस्ट्री में है। और जो कैरोलाइन एज है वो स्टार्ट कब से होता है, यानी कब से माना जाता है, ये भी जान लीजिए आप। तो वो माना जाता है डियर 1625 से, यानी 1625 से लेकर के 1649 तक का माना जाता है। इस टाइम पीरियड को कैरोलाइन एज के नाम से जाना जाता है ना। इसमें आपको ध्यान ये रखना है डियर, इसमें बहुत से पोएटिक स्कूल्स बनाए गए। पोएटिक स्कूल कौन कौन से बनाए गए थे इस कैरोलाइन एज में? तो ये भी फेमस है पोएटिक स्कूल, ज़रा ध्यान से रखेंगे डियर। पोएटिक स्कूल की बात करेंगे तो इसमें मेटाफिजिकल आते हैं। 3 तरह के पोएटिक स्कूल जो है पब्लिश हुए थे या बनाए गए थे। एक मेटाफिजिकल है डियर, मेटाफिजिकल पोएटिक स्कूल कह सकते हैं। दूसरा आप कह सकते हैं कैवलियर। पहला हो गया मेटाफिजिकल, है ना, और दूसरा है आपका कैवलियर। दूसरा क्या है डियर? दूसरा आपका है कैवलियर, है ना, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। कैवलियर, CAVALIER। और तीसरा है आपका प्यूरिटन। ये 3 तरह के मेटा जो है पोएटिक स्कूल बनाए गए थे। अब इसमें होता क्या है ना, इसमें जो है ये प्यूरिटन है डियर, प्यूरिटन, ठीक है ना। इसमें होता क्या है कि इसमें जो है लोग अपनी चीज़ों को जा कर के डेवलप कर सकते थे। मेटाफिजिकल, कैवलियर, प्यूरिटन, है ना। तो ये ध्यान समझ में आ गया। चार्ल्स फर्स्ट के शासनकाल में जो है ये आया, विकसित हुआ 1625 से 1649 का ये टाइम पीरियड है। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ द रिनाइसेंस मूवमेंट। तो रिनाइसेंस मूवमेंट का जो है वो आपको बताना है कि कहाँ से उत्पन्न हुआ है, ओरिजिन क्या है। तो इसका ओरिजिन जो आप कह सकते हैं वो इटली से हुआ। मैं यहाँ पर रिनाइसेंस मूवमेंट के बारे में डिफाइन कर दूँ, तो रिनाइसेंस मूवमेंट को डिफाइन करने के लिए डियर अब इसको समझना ये है कि इसका ओरिजिन हुआ है इटली से। पहला, ये इटली से डिफाइन हुआ है ना, चलो, इटली से डिफाइन हुआ। दूसरे की बात करें डियर, दूसरे की बात किया जाए तो अगर हम बात करें रिनाइसेंस का, तो ये रेस्ट पूरे यूरोप में लगभग फैल गया था। जैसे 17 सेंचुरी के बीच में पूरे यूरोप में लगभग जो भी बचे हुए थे वो फैल गया। तो इसके पहला आपने देख लिया, ये ओरिजिन इसका है इटली। क्या है? इटली है, और ये पूरे यूरोप में फैल गया था। अब इसके जो है ये रिनाइसेंस इरा जो है, ये इसका मतलब ये है डियर, इसमें हुआ क्या था इस रिनाइसेंस पीरियड में कि लोग कल्चरल रिवाइवल हो गए थे, पोएटिक एवोल्यूशन होने लगा था, है ना, 15 सेंचुरी के बाद से। अब इसमें क्या है कि देखो, अभी तक रिनाइसेंस का पुनर्जागरण है। पहले लोग चीज़ों को कंट्राडिक्टरी यूज करते थे, लेकिन अब लोग क्या हैं, कल्चरल रिवाइवल, सोसाइटी को विकसित करने लगे थे, समाज को विकसित करने लगे थे, अपने पोएटिक एवोल्यूशन लेकर के आए थे, जो उसमें फिक्शन, ड्रामा फिक्शन, यानी कि उसमें राइमिंग का यूज़ करना, है ना, ये सारी चीज़ें अपने आप में धीरे धीरे चेंज होती चली जा रही थी। और इसके फेमस आथर कौन कौन से हैं? फेमस आथर्स हैं आपके फ्रांसिस बैकन, जॉन डन, बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो, विलियम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर, थॉमस वेट, है ना, कि जैसे जैसे राइटर ये रिनाइसेंस के फेमस आथर है, राइटर्स हैं जो उस समय में ये चल रहे थे। ध्यान रखना डियर,
फ्रांसिस बेकन, जॉन डन, बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो, विलियम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर, थॉमस वॉट, है ना। ये रिनाइसेंस मूवमेंट के बहुत ही जो है फेमस ऑथर हैं। तो समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर लिखा गया है सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विच पीरियड इज नोन एज द एज ऑफ चौसर। एज ऑफ चौसर के नाम से किस पीरियड को जाना जाता है, ये आपको बताना होगा। एज ऑफ चौसर, है ना, इसे कहते हैं किस पीरियड को नाम जाना जाता है, एज ऑफ चौसर को मिडिल एज को कहते हैं। किसको कहते हैं डियर? मिडिल एज को एज ऑफ चौसर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन आप कौन सा प्रेफर करेंगे? आपको पहला प्रेफर करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा डियर, मिडिल एज की बात करेंगे, इसे है एज ऑफ चौसर कहते हैं। और इसी को जो है, अगर चौसर एज को देखें पार्टिकुलर रूप से, अगर हम चौसर एज को देखें पार्टिकुलर रूप से, तो जो चौसर का एज है वो 1340 से माना जाता है। चौसर एज 1340 से माना जाता है, कहाँ तक? 1400 तक के बीच में माना जाता है। ये चौसर एज माना जाता है डियर, है ना। जो जोफ्री चौसर हैं ये इस पीरियड के डोमिनेंट है, यानी कुल मिलाकर के जोफ्री चौसर ये जो है फेमस थे। इन्हीं की कहानी द कंटेम्परेरी टेल्स इन्हीं की है, जोफ्री चौसर की है ना। बहुत ही फेमस उस समय की पोएम थी, है ना। अब ये कब से शुरू होता है डियर, है ना। अब यहाँ पर बात करेंगे मिडिल एजेस। तो मिडिल एजेस कब से स्टार्ट होता है, ये बात भी ज़रा ध्यान समझ लीजिए। मिडिल एज शुरू होता है आपका, जिसे हम इंग्लिश पीरियड कह सकते हैं, 1066 से, है ना। 1066 से 1500, ये मिडिल एजेस है। ऊपर आपने रिनाइसेंस से पढ़ा, रिनाइसेंस कब से शुरू होता है? इसी 1500 से लेकर के 1600 के बीच को हम रिनाइसेंस एज माना जाता है। 1500 से लेकर के 1600 के टाइम पीरियड को रिनाइसेंस एज माना जाता है। तो यहाँ पर मिडिल एज या जिसे एज ऑफ चौसर कह सकते हैं, है ना। वैसे बेसिकली एज ऑफ चौसर जो डोमिनेंट चौसर एज माना जाता है वो 1340 से 1400 के आसपास का माना जाता है। लेकिन मिडिल एजेस का जो टाइम पीरियड है वो 1066 से 1500 माना जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना डियर, अब यहाँ पर 1066 में एक इम्पॉर्टेंट घटना हुई थी, मैं आप लोगों को नोट डाउन करा दूँ, है ना। एक इम्पॉर्टेंट घटना हुई थी 1066 में, यानी 1066 में। वो क्या है? वो नॉर्मन कंक्वेस्ट हुआ था। बहुत बार पूछा जाता है। नॉर्मन यानी कि जो नॉर्मंडी से आए हुए लोग थे उनको पराजित किया हो गया, नॉर्मन कंक्वेस्ट हुआ था, है ना। कॉन्क्वेस्ट, CONQUEST, नॉर्मन कंक्वेस्ट हुआ था। ठीक है डियर, समझ में आ गई बातें। तो इसे हम एज ऑफ चौसर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लिखा गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है डियर, इन विच चैप्टर ऑफ पोएटिक डज एरिस्टोटल डिफाइन ट्रेजेडी एज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ ए सर्टेन मैग्नीट्यूड। अच्छा, यहाँ पर किस चैप्टर, पोएटिक्स के किस चैप्टर में एरिस्टोटल ने डिफाइन किया है ट्रेजेडी को? ट्रेजेडी को क्या डिफाइन किया है एरिस्टोटल ने, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या डिफाइन किया उन्होंने? उन्होंने कहा कि एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, है ना। एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, किसी एक्शन का नकल करना अपने आप में क्या है? बहुत गंभीर है ना। तो यहाँ पर इसे चौसर ने जो है एरिस्टोटल ने बताया डियर, अपने पोएटिक्स एक चैप्टर, किस चैप्टर में बताया है, ये चीज़ आपको बताना है डियर। किस चैप्टर में बताया है ना। वो चैप्टर आपका है 6। चैप्टर क्या है डियर? चैप्टर 6, है ना। पोएटिक्स, पोएटिक्स के चैप्टर 6 में उन्होंने बताया है कि इमिटेशन के बारे में उन्होंने डिफाइन ट्रेजेडी, एरिस्टोटल डिफाइन ने ट्रेजेडी कैसे डिफाइन किया गया है? एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, है ना। तो ये चीज़ बताया चैप्टर 6 में। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, डॉक्टर जॉनसन अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज पब्लिश इन द ईयर। डॉक्टर जॉनसन्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन है डियर। अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ये बहुत ही फेमस हैं, इनकी बुक्स है फेमस है। अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ये कब पब्लिश की गई थी? तो पब्लिश हुई है डियर 15 अप्रैल 1755। लिख लीजिएगा 15 अप्रैल, 15 अप्रैल, है ना। 15 अप्रैल 1775 में पब्लिश किया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन।
1755 में अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, डॉक्टर जॉनसन की है, बहुत ही फेमस है ना, ये ध्यान रखना डियर, डॉक्टर जॉनसन की है अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्टिट्यूट ऑफ द ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना डियर। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है कि ट्रेजेडी का कौन सा पार्ट नहीं है इसमें, तो ध्यान रखना डियर, किसी भी एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग में उन्होंने बताया है कि ट्रेजेडी के पास 6 मेन एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से हैं मैं यहाँ पर डिफाइन कर दे रहा हूँ, वो कौन कौन से एलिमेंट हैं जो मेन है ट्रेजेडी के, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला होता है प्लॉट, क्या होता है डियर, पहला होता है प्लॉट, किसी भी ट्रेजेडी का प्लॉट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद होता है उसका करेक्टर, प्लॉट के बाद उसका करेक्टर आता है, ठीक है डियर, करेक्टर आता है। तीसरा आता है आपका डिक्शन, तीसरा डिक्शन आता है डियर, है ना, किसी भी ट्रेजेडी का ये तीसरा पार्ट है डिक्शन। और चौथा पार्ट है थॉट, थॉट भी क्लियर होने चाहिए, है ना, उन्होंने कहा। और चौथा पार्ट है डियर, 4 पार्ट हो गया थॉट। पांचवा पार्ट है डियर, ये है स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल है ना, किस चीज़ को हम कैसे देखते हैं, स्पेक्टिकल है ना। पांचवा पार्ट यानी पांचवा पार्ट 6 पार्ट है डियर, सॉन्ग यानी म्यूजिक, है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। तो एरिस्टोटल ने किसी भी ट्रेजेडी के 6 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स या 6 इंपॉर्टेंट पार्ट बताए हैं, प्लॉट, करेक्टर, डिक्शन, थॉट, स्पेक्टिकल और सॉन्ग। ये 6 इन्होंने इंपॉर्टेंट पार्ट बताए हैं। एक चीज़ हमें ध्यान रखना है डियर कि प्लॉट जो है मेन या मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ट्रेजेडी का। ट्रेजेडी का अगर पूछा जाए ट्रेजेडी का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है, तो वो है प्लॉट। प्लॉट मीन्स होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ द या हिस्ट्री ऑफ, कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ द, लाइन बाय लाइन कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द, कह सकते हैं इंसिडेंट, किसी भी घटना का अरेंजमेंट जो होता है उसे हम प्लॉट कहते हैं। जैसे लाइन बाय लाइन किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, कब से कहाँ शुरू हुआ, दैट इज अ प्लॉट। फिर उसके बाद करेक्टर आता है, डिक्शन आता है, थॉट आता है, स्पेक्टिकल होता है, सॉन्ग आता है, ठीक है। चलिए, तो आपको लगाना होगा कौन सा नहीं है इसमें, तो मैंने कौन सा नहीं लिखा है डियर, तो नहीं लिखने की श्रेणी में आया डायलॉग, डायलॉग को आप हटा सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, इन विच ईयर हैज़ हेरोल्ड पिंटर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। हेरोल्ड पिंटर जो है नोबेल प्राइज से उनको अवार्ड दिया गया है, तो हेरोल्ड पिंटर को 2005 में नोबेल प्राइज से अवार्ड दिया गया है ना, ये ध्यान रखना डियर। अकेजन ऑफ हिज स्पीच टू द अटैक द यूएस इन्वेजन ऑफ इराक। 8 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश प्ले राइट टू बी अवॉर्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड। अब यहाँ पर बताया गया डियर, फर्स्ट इंडियन इंग्लिश प्ले राइट है ना, जिन्हें अवार्ड दिया गया है, अवार्डेड गया है साहित्य अकेडमी अवार्ड से, वो कौन है, तारुदत्त है, विजय तेंदुलकर है, महेश दत्तानी है, गिरीश कर्नाड है। तो मैं यहाँ पर बता दूं कि जिन्हें पहली बार यानी जो फर्स्ट पहली बार अवार्ड जिसे दिया गया वो है आपके महेश दत्तानी, महेश दत्तानी है, इन्हें ये पहला साहित्य अकेडमी अवार्ड इन्होंने, इनको अवार्ड से नवाजा गया पहली बार, ठीक है डियर। अब एक बात ध्यान रखना, इनका जन्म कब हुआ महेश दत्तानी का, तो इनका जन्म हुआ 1958 में। कब हुआ था डियर, 1958 में, 1558 में इनका जन्म हुआ, बेंगलुरु में, है ना, बेंगलुरु में इनका जन्म हुआ था। अब यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट इंडियन प्ले राइट हैं जिन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। और कब दिया गया इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड, यहाँ पर मैं इस टाइटल को लिख दे रहा हूँ, साहित्य अकेडमी अवार्ड कब दिया गया था, तो 1998 में दिया गया था डियर। और 1998 में डांस लाइक ए मैन के लिए लगभग दिया गया था। इनके कुछ पॉपुलर प्लेज हैं, पॉपुलर प्लेज हैं, वेयर देयर्स अ विल, नोट डाउन कर लीजिएगा, वेयर देयर्स अ विल, है ना, तो वेयर देयर्स अ विल ये पब्लिश कब हुआ था, 1988 में, 1988 में, ठीक है डियर, कब हुआ था पब्लिश, 1988 में। समझ में आ गई बातें। चलिए, अगर हम बात करेंगे डियर, इनकी एक और है प्लेस
द बिग फैट सिटी, द बिग फैट सिटी। अब द बिग फैट सिटी कब पब्लिश हुआ था ये भी नोट कर लीजिएगा। द बिग फैट सिटी ये भी कब पब्लिश हुआ था, ये पब्लिश हुआ था 2012 में, 2012 में, है ना। लिए फाइनल सोल्यूशन भी इन्हीं का है, महेश दत्तानी का है। तो आपने ध्यान रखना डियर कि इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड से दिया गया। कब दिया गया, 1998 में। इनका जन्म हुआ था 1958 में, बेंगलुरु में हुआ था, है ना। और इन्हें ये पहले इंग्लिश इंडियन ऑथर हैं, राइटर है जिन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर लिखा गया सारी चीज़ें। विच ऑफ दीज पोएट्स रोट अ पोएम दैट सर्व टू इंस्पायर W.B. ईट्स, यानी विलियम बटलर ईट्स, टू राइट हिज ओन पोएम व्हेन यू आर ओल्ड, है ना। तो ध्यान रखना व्हेन यू आर ओल्ड ये W यानी विलियम बटलर ईट्स के द्वारा लिखा गया एक पोएम है, लेकिन ये किससे प्रेरित होकर के लिखे हैं। विच ऑफ दीज पोएट्स रोट अ पोएम, कौन ऐसे पोएट्स हैं जिन्होंने एक पोएम लिखा जिसने इंस्पायर कर दिया विलियम बटलर ईट्स को लिखने के लिए व्हेन यू आर ओल्ड, है ना। तो यहाँ पर विलियम बटलर ईट्स की पोएम जो है कौन सी, विलियम बटलर ईट्स की, तो आप लिख सकते हैं कि व्हेन यू आर ओल्ड ये विलियम बटलर्स की पोएम है। ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है ना। लेकिन ये प्रेरित किससे हुए हैं, ये प्रेरित हुए हैं यानी जिसे मोटिवेट कह सकते हैं, मोटिवेट हुए हैं पायरेडी रोनसेट से, पायरेडी रोनसेट से मोटिवेट होकर के लिखे हैं। अब थोड़ा सा विलियम बटलर ईट्स के बारे में समझ लीजिए। विलियम बटलर ईट्स के बारे में आपको बता दूं डियर कि इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म हुआ है जो है 1865 में, 1865 में, है ना। ये कहाँ जन्म हुआ था, ये आयरलैंड में हुआ था डियर, आयरलैंड में। ये एक आयरिश पोएट है ना। और इनकी जो मृत्यु हुई है जो डियर, इनकी जो डेथ हुई है, डेथ की बात करेंगे, डेथ तो इनका 1939 में हुआ है, 1939 में हुआ था। ये आयरिश पोएट है डियर, क्या है, आयरिश पोएट है और साथ साथ ये ड्रामेटिस्ट भी है, ये ड्रामेटिस्ट भी है ना। और ड्रामेटिस्ट के साथ साथ इनको कह सकते हैं आप कि ये राइटर भी हैं, ये राइटर भी हैं, ध्यान रखना डियर, है ना। तो अगर देखा जाए तो ये 1865 से लेकर के 1939 तक अगर देखा जाए तो ये 73 ईयर्स कुल जिंदा रहे, 73 साल ये जिंदा थे, ठीक है ना। और ये 20 सेंचुरी की पोएट माने जाते हैं, 20 से कह सकते हैं ये 20 सेंचुरी के, लेटर 19 सेंचुरी एंड अर्ली 20 सेंचुरी की ये पोएट माने जाते हैं और ये बहुत ही फेमस पोएट है, ठीक है डियर। अब एक बात ध्यान रखना डियर, अब इस व्हेन यू आर ओल्ड इसका पोएम की अगर बात करेंगे तो ये पोएम अपने आप में लव रिजेक्शन एंड टाइम पर आधारित है, लव रिजेक्शन एंड टाइम पर आधारित है ना। ये बिटर स्वीट पोएम्स है, ये रिवील्स करता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लव को, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लव को। अच्छा, विलियम बटलर ईट्स इंस्पायर्ड थे पायरेडी रोनसेट से। अब पायरेडी रोनसेट्स की बात करेंगे, रोनसेट्स की बात करेंगे तो ये एक फ्रेंच राइटर है, क्या है, ये फ्रेंच पोएट है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये कहाँ के पोएट हैं, तो ये फ्रांस के हैं, है ना, फ्रांस के, ठीक है डियर। चलिए नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। यहाँ पर ये कथन एंड निष्कर्ष है डियर, आप इसको पढ़ लीजिए फिर मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लाइबल एज एजर्शन एंड अदर इज लाइबल एज रीजन। एक एजर्शन दिया, एक रीजन दिया गया। पोस्ट मॉडर्न नैरेटिव्स फोकस ऑन द इंटरमीडिएट एंड अनस्टेबल नेचर ऑफ टेक्सुअलिटी एंड सब्जेक्टिविटी। कह रहा है कि जो पोस्ट मॉडर्न नैरेटिव्स हैं, पोस्ट मॉडर्न के जो राइटर्स हैं वो फोकस कर रहे थे इनडिटर्मिनेट एंड अनस्टेबल नेचर ऑफ टेक्सुअलिटी पर एंड सब्जेक्टिविटी पर। रीजन क्या कहता है कि पोस्ट मॉडर्न जो नैरेटिव्स हैं ये रिकॉर्ड के एक्ट कार करते थे नैरेटिव्स के संदर्भ में, करेक्टर्स के संदर्भ में एज टेंटेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ राइटिंग एंड आइडेंटिटी। अब यहाँ ध्यान से बात समझना, पोस्ट मॉडर्न की बात करें डियर, तो पोस्ट मॉडर्न तो अगर हम कह सकते हैं तो ये मॉडर्न पीरियड के बाद का पीरियड है ना। तो मॉडर्न पीरियड के बाद का पीरियड है, ध्यान समझना डियर, मैं यहाँ बताने चल रहा हूँ। मॉडर्न पीरियड के बाद का पीरियड है पोस्ट मॉडर्न, है ना। तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मॉडर्न पीरियड की बात करेंगे तो ये
1901 से लेकर के यानी 1901 से लेकर के 1945 तक ये चला है ना, जिसमें एडवर्डियन पीरियड और जॉर्जियन पीरियड इंक्लूडेड है ना। एक चीज़ ध्यान रखना डियर, अगर मॉडर्न पीरियड 1901 से 1945 तक चला है जिसमें एडवर्डियन जॉर्जियन पीरियड है, तो जो आपका डेवलपमेंट मतलब आपके अंदर नए नए इनोवेशन, आप जिस तरीके से पहले के राइटर फिक्शन राइटर होते थे, है ना, उन वो जो है रियलिटी चीज़ों को नहीं करना चाह रहे थे, है ना, वो इमेजिनरी पावर को ज़्यादा बिल्ड कर रहे थे, वो लोग अब क्या कर रहे थे, वो जो है अपनी चीज़ों को फोकस कर रहे थे कि हम क्या करें, एक कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस लेकर के आ रहे थे और अब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल को वो साइड में करते हुए चले जा रहे थे, यानी कि जो भावनात्मक चीज़ें जुड़ी हुई, काल्पनिक चीज़ें हुई जुड़ी हुई, उनको अलग करते हुए चले जा रहे थे और रियलिस्टिक चीज़ें, कॉन्क्रीट चीज़ों को वो प्राथमिकता देते थे। अगर हम बात करें पोस्ट मॉडर्न नैरेटिव्स की, तो ये फोकस कर रहे थे इंटरमीडिएट, इनडिटर्मिनेट एंड अनस्टेबल नेचर पर, है ना। वो ऐसा नहीं है कि उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी थी, उनके अंदर टेक्सुअलिटी थी, सब्जेक्टिविटी थी, है कि नहीं, है ना। अनस्टेबल नेचर ऑफ टेक्सुअलिटी एंड सब्जेक्टिविटी, जो लोग उसी के अंदर क्या कहते हैं पूरे तरीके से जैसे लिखने के लिए बाध्य हो जाते हैं, नहीं मुझे ये लिखना है तो लिखना है, मुझे राइम यूज़ करना है तो करना है, मुझे मीटर यूज़ करना है तो करना है, तो इस चीज़ से अनस्टेबल नेचर के थे वो, है ना। लेकिन यहाँ पर पोस्ट मॉडर्निज्म क्या कहता है कि आप फ्रीडम हैं, हाई मॉडर्निज्म था इस समय, है ना, इस समय फ्रीडम थे, वो अपनी चीज़ों को लेकर के क्या थे, पूरे तरीके से स्वतंत्र थे, ठीक है डियर। तो यहाँ पर ये अपने आप में ठीक है कि वो लोग अनस्टेबल नेचर थे, टेक्सचुअल सब्जेक्टिविटी की, पोस्ट मॉडर्न नैरेटिव्स एट द रिकॉर्ड कैरेक्टर्स, तो दोनों सही है। तो आपको कौन सा ऑप्शन लगाना होगा, ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन पहला, ठीक है डियर, समझ में आ गया ये इसका एक्सप्लेनेशन। तो ये था डियर आज का 10 क्वेश्चन लगभग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन जो देखिए आप जून 2021 का यूजीसी नेट का ही क्वेश्चन है डियर, तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन भी लेकर के आया हूँ प्रीवियस ईयर का, और साथ ही साथ मैं बेहतर एक्सप्लेनेशन आप तक प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ कि ये कैसा कॉन्सेप्ट लगा, आप लोग ये भी बता दीजिए, या फिर आप चाह रहे हो कि पर्टिकुलर टॉपिक पर ही क्वेश्चन बन करके आए, जैसे मैं जैकोबियन एज या कैरोलाइन एज लेकर के आऊँ तो उसी पर बेस्ड क्वेश्चन भी लेकर के आऊँ, है ना, क्या ऐसा चाह रहे हैं या फिर आप ऐसे ही मिक्स क्वेश्चन चाह रहे हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।